नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्राता और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास में CEC का धन्यवाद करती हुई भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन और चिंतन संबंधी अपने विचारों को आज यहाँ व्यक्त करने जा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद CEC का। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो अक्षुण्ण है, अजस्र प्रवाहमान है और नित्या है। ये वह ज्ञान परंपरा है जो हमें सभी प्रकार के ग्रंथों में भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत कराती है और एक ऐसा अजस्र प्रवाह इसमें हमें प्राप्त होता है जो हमें निरंतर गतिमान रखता है, बहुत अधिक प्रेरणा तत्व प्रदान करता है और एक जीवनदायिनी शक्ति भी हमें प्रदान करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो ज्ञान की अक्षुण्ण धारा अपने भीतर समाये हुए है। ऐसी धारा जो कभी न खत्म होने वाली है, जो वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण सभी ग्रंथों से, साहित्य रूपी ग्रंथों से, सभी प्रकार से हमें सिंचित करती रहती है और प्रेरणादायक तत्वों को हमारे जीवन में लाने का प्रयास करती रहती है। जब भी हम किसी भी कारण से व्यथित होते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें वह आच्छादन प्रदान करती है और वह निवारण प्रदान करती है जिससे हमारी सभी समस्याएं स्वयं एवं दूर हो जाती हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, हम धन्य हैं जो हमारे समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा है। एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी थाती जो हमें वर्षों तक अब याद रहेगी और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। यह ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा है। ज्ञान की तो कोई सीमा होती नहीं और भारतीय ज्ञान परंपरा सीमा से बहुत अधिक परे, बहुत अधिक आनंददायक तत्वों से युक्त, बहुत अधिक स्रोतों से युक्त और बहुत अधिक जीवनाधायक जीवन मूल्य, नीति दर्शन, आचार दर्शन और जीवन दर्शन संबंधी, मनन संबंधी सभी प्रकार के तत्वों से युक्त होकर दर्शन और चिंतन परंपरा के अनेक नए आयाम हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख आधार हैं वेद है जो ज्ञान का मूल स्रोत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, मनु ने स्वयं कहा है। वेद ज्ञान के मूल हैं और स्मृति और सदाचाराश्च साधु नाम, सभी का सदाचार, साधुओं का सदाचार और आत्मतुष्टि धर्म के मूल तत्व के रूप में ज्ञात किए गए हैं। उपनिषद जो आत्म संयम और आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या की उपासना हमारे को प्रदान करते हैं और उनका ज्ञान देते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार है गुरु शिष्य परंपरा, एक मौखिक परंपरा जिसके द्वारा ज्ञान का संप्रेषण किया जाता रहा है। एक ऐसी परंपरा कि शिष्य प्रश्न पूछे और गुरु उसके उत्तर दे। तो एक संवाद की शैली, डायरेक्ट संवाद की शैली, और डायरेक्ट संवाद से इतने अधिक मुख्य तथ्य निकल कर आए हैं जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवद गीता हमारे सामने प्रत्यक्ष है। यम नचिकेता संवाद इत्यादि सभी प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा को द्योतित करते हैं। और इसके अतिरिक्त दर्शन, न्याय, सांख्य, योग, वेदांत इत्यादि सभी दर्शनों का समन्वय हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख आधार के रूप में प्राप्त होता है। पुराणों में जो तत्व भरा हुआ है, सभी तत्व पुराण और महाकाव्यों में भरे हुए हैं। महाकाव्यों में और महाभारत में, रामायण में, सभी में आचरण के रूप में धर्म, कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और सभी प्रकार के ईश्वर संबंधी तत्व, ब्रह्म संबंधी तत्व, ब्रह्म और आत्मा का भेद, सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि सभी सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा के एक प्रमुख आधार हैं। और यही आधार भारतीय ज्ञान परंपरा को वह सुदृढ़ भूमि प्रदान करते हैं जिससे कि भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल भारत में अपितु विश्व में भी अपना स्थान ग्रहण कर सके और विश्व में स्थान ग्रहण कर कर सर्वप्रमुख बनकर आज हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रसिद्धि, हमारी ध्वजा संपूर्ण विश्व में फहराई जा रही है, जहां हमारे योग, हमारे आयुर्वेद और हमारे सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान, औपनिषदिक ज्ञान और दर्शन संबंधी ज्ञान को मुक्त कंठ से पाश्चात्य जगत
स्वीकार कर रहा है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख आधार होने के कारण हमारी ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण है, निरंतर प्रवाहमान है और हमारे मन और मस्तिष्क को बहुत अधिक संबल प्रदान करती है। और दर्शन से क्या अभिप्राय है? दर्शन और चिंतन हमारी ज्ञान परंपरा की प्रमुख आधार हैं। एक कड़ी ऐसी कड़ी है जो कभी भी विच्छिन्न होने वाली नहीं है। दर्शन का अर्थ है बहुत अधिक अच्छे से देखना, दृश्य धातु से बना है। दर्शन किससे बना है? दृश्य धातु से। ऐसे अवलोकन करना, ऐसे समझना, सत्य को ऐसे अवलोकित करना, ऐसे उसको समझना, उसका विश्लेषण करना कि वो बहुत सूक्ष्म रीति से देखा जाए। सामान्य दर्शन इस देखना, लेकिन जब उसको हम बहुत विशिष्ट दृष्टि से देखते हैं तो वह दर्शन बन जाता है। और इसके अतिरिक्त चिंतन का अर्थ है मन की सभी प्रकार के मलों को दूर करके मन को बहुत अधिक पवित्र बनाना, मनन करना और निधिध्यासन करना, और जो भी विषय आया है उसको देखकर, उसको सोचकर, उसके पक्ष विपक्ष सब सोचकर चिंतन करना ही चिंतन कहलाता है। उसके बारे में सोचना, बहुत गहराई से सोचना, बहुत गहनता से सोचना कि ये बात आई है तो इसके पीछे क्या कारण है, और यह तथ्य आया है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या तर्क है। क्योंकि मैं इसे आज के युग से कहूँ तो आज का युवा तर्काधारित है, बहुत अधिक तर्कों पर डिपेंड करने वाला है। वो उसको हर बात के लिए फैक्ट्स चाहिए। उसको कहा जाए, उदाहरण के लिए उसको कहा जाए कि शिवरात्रि है, शिवरात्रि की पूजा करनी है और इस दिन ये हुआ था, शिव की इसलिए पूजा की जाती है, तो वो तर्क पूछता है कहाँ से आपने ये पढ़ा? शिव पुराण से देखा, शिव स्तुति से देखा, किससे आप, वैदिक दृष्टि है, किस दृष्टि से आपने देखा। और हर चीज़ में उसके पास यूट्यूब भी विद्यमान है, गूगल भी विद्यमान है और वो सर्च भी फटाफट कर लेता है। इसलिए दर्शन को खाली चिंतन मनन तक ना सोचकर क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। और हमारा युवा वर्ग, हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी, हमारी छात्राएं सब दर्शन को चिंतन तक ले जाएं, मनन तक ले जाएं और उसको आगे क्रियान्वयन तक ले जाएं, तभी हमारे दर्शन और चिंतन की सार्थकता है। तो दर्शन से सभी भ्रम दूर होते हैं और भ्रम दूर होने से मुक्ति का कारण भी बन जाते हैं, और वो मुक्ति का कारण बनते ही वो हमें सभी प्रकार के सुख दुख आदि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। अब दर्शन और चिंतन परंपरा का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, कि प्रयोजन के बिना तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कार्य नहीं करता। हर किसी को कार्य करने के लिए कोई ना कोई प्रयोजन चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसके पास कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए कि हम दर्शन को भी समझें, हम चिंतन परंपरा को भी समझें। अब कोई भी उठ के क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी हमारा युवा विद्यार्थी, कि हम दर्शन को क्यों समझें, हम चिंतन परंपरा को क्यों अपनाएं? वो इसलिए अपनाएं क्योंकि प्राचीन धरोहर पर भी दृष्टिपात करना बहुत अधिक अनिवार्य है, और प्राचीन धरोहर की अच्छी बातों को देखना और उसको सोचना, बहुत गहराई से सोचना, ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है कि हम देखें तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हम चिंतन करें तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करें, और उसको हम दोनों को, दर्शन और चिंतन को हम अपने क्रिया क्षेत्र में भी उतारें, अपने व्यवहार में भी उतारें, अपने क्रिया क्षेत्र में भी उतारें। होता क्या है, सभी प्रकार के गुणों को देखना, सभी प्रकार के तथ्यों को देखना, संयम को देखना, इंद्रिय निग्रह को देखना, अभी सभी प्रकार के ब्रह्म संबंधी तत्वों से साक्षात्कार करना दर्शन का एक प्रमुख अंग बन जाता है, और उसके कारण व्यक्ति का सोच आध्यात्मिक हो जाती है, ईश्वर के प्रति उन्मुख हो जाता है, और जितना अधिक उन्मुख होता है उतना अधिक और अधिक चिंतन करता है, और चिंतन करता है तो उसे बहुत अधिक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जितना चिंतन उतने तत्व, उतने सारभूत तथ्य, उतने सार्वभौम तथ्य, और उन सार्वभौम तथ्यों से
अब वो चिंतन करता हुआ वो अपनी परंपरा को आगे ले जाता है। और जितना गहरे बैठिए उतना ही फल होए। जितना जितना हम जिस शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जितनी बार उसको पढ़ते हैं, एक नई व्याख्या, एक नई सोच, एक नई दृष्टि हमारे समक्ष उपलब्ध होती है। हमने कैसे आचरण करना है, हमने कैसे सत्य की ओर जाना है, हमने कैसे आपस में मिलकर रहना है, हम किस प्रकार से व्यवहार करें कि यह हमारा संसार बहुत अच्छे से चल जाए, हमारा व्यवहार कैसा हो, यही दर्शन और चिंतन का उद्देश्य है। एक मन में विचार आ जाता है कि व्यवहारिक जीवन में दर्शन और चिंतन की परंपरा क्यों अनिवार्य है। भाई बहुत अधिक उपयोग हैं जिसके कारण हम अपने व्यवहार को बहुत अधिक सुंदर बना सकते हैं और ऐसा व्यवहार बना सकते हैं जिसकी सब लोग तारीफ करें, सभी प्रशंसा करें, सब तारीफ करें। और व्यवहारिक जीवन पर हमें बार बार बहुत सारी समस्याओं से उलझना पड़ता है। कभी जीवन में सत्य नहीं मिलता, कभी शांति नहीं मिलती, कहीं हमें अपने कर्मों का पूरा फल नहीं प्राप्त हो रहा, बहुत अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो रही। तो हम असफलता से प्राप्त निराशा को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारी दर्शन और चिंतन परंपरा बताती है। और उसी दर्शन और चिंतन परंपरा का प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता है। जैसे बार बार मैं कहती हूँ, हम सौभाग्यशाली हैं जो हम भारत में जन्म लिए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पास इतनी सुंदर ज्ञान परंपरा है। हम सौभाग्यशाली हैं जो उस ज्ञान परंपरा के मुख्य ग्रंथों के रूप में हमें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण, रामायण, महाभारत और विभिन्न महाकाव्य, विभिन्न स्मृतियाँ, अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र, जहाँ हम कहीं किसी विषय पर अटक जाते हैं, ये सभी हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। एक समस्या के निवारण के लिए हमें 100 प्रकार के उपाय प्राप्त होते हैं और व्यवहारिक जीवन में हमें यही चाहिए होता है। उस समय हमें दिशा निर्देशक की आवश्यकता होती है कि कोई तो ऐसा हो जो हमें दिशा निर्देशित कर दे। हम तो कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और उस समय मानव को, तड़पती हुई मानवता को शांति प्रदान करने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान दर्शन और चिंतन परंपरा आगे आती है और हमारा हाथ पकड़कर अनेक समस्याओं से हमें हटाती हुई, अनेक समस्याओं से मुक्त कराकर हमें सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। तो व्यवहारिक जीवन में दर्शन और चिंतन परंपरा का बहुमूल्य उपयोग है, बहुत अधिक महत्ता है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति, अहिंसा की प्राप्ति और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब सबके सुख की बात करते हैं, एक समानता की बात करते हैं, सत्यम वद धर्मम चर की बात करते हैं और स्वाध्यायात् मा प्रमदः की बात करते हैं, जब हम सभी तथ्यों को लेकर चलते हैं और सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ संकल्पनाओं को लेकर चल लेते हैं, एक साथ संभावनाओं को लेकर चलते हैं, तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है और उसके लिए हमें दर्शन और चिंतन परंपरा रूपी सहारे की आवश्यकता अवश्य ही प्राप्त होती है। नैतिकता हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। नैतिकता और हमारे जितने नैतिक गुण हैं, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और यदि अहिंसा को आप देखिए, आज के युग में हम यदि सेंटेंस को मान लेते हैं, अपने जीवन में बिठा लेते हैं, अपना एक आदर्श वाक्य कर लेते हैं, अपने जीवन का आदर्श मान लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वर्तमान युग की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। चाहे वो गृह संबंधी अशांति हो, चाहे वो परिवार संबंधी अशांति हो, चाहे वो समाज संबंधी अशांति हो, चाहे वो राष्ट्र संबंधी अशांति हो, चाहे वो विश्व संबंधी अशांति हो, मानव का शत्रु ना बनकर, हमारी ज्ञान परंपरा क्या कहती है, माँ विद्विषामहे, हम किसी से द्वेष ना करें। हमारी वैदिक उक्ति हमें बल प्रदान करती है, माँ विद्विषामहे, हम किसी से द्वेष ना करें, राग न करें, किसी से ईर्ष्या न करें। हम सब तो एक हैं। मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे, हम सबको कैसे देखें, मित्र के चक्षु से देखें। और जब हम मित्र के चक्षु से देखते हैं तो हमें सहिष्णुता भी आती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मध्य आ जाती है, जो बहुत अधिक ज़रूरी है। और वह भावना हमें दर्शन में प्राप्त होती है और हमारी चिंतन परंपरा में पग पग पर प्राप्त होती है।
माँ विद्विषामहे, इतना कहा गया। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, हम एक साथ चले, एक साथ बोलें, एक साथ करें, हमारे पानी पीने के स्थान भी समान हो। देखो कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। हमारी दर्शन और चिंतन परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से, हम दर्शन और चिंतन परंपरा के माध्यम से एकत्व की भावना को हमेशा बल दिया गया है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में एकत्व की भावना, समत्व की भावना आज के युग में हमें कुछ न्यून ही दिखाई दे रही है। जब हम बहुत साथ होकर चलते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं और किसी एक श्रेणी का नहीं, सबका विकास करते हैं, तो हमारा विकास स्वयं एव हो जाता है। बिना भेदभाव के विकास होता है तो विकास स्वयं एव हो जाता है। जैसे हम यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, सभी द्वेष को भूल कर अपने वसुधा को ही, पूरी धरती को ही परिवार मानना है। हमारे परिवार में यदि कोई दुखी होता है तो हम उससे दुखित होते हैं। हमारे परिवार में यदि कोई बीमार है तो हम कितने अधिक विचलित हो जाते हैं। हमारे परिवार में यदि कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हमारे भाई बंधु, यदि उसको कोई कष्ट है तो हम कितने कष्टमय हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि वो सारे कष्ट हमारे ऊपर बीत रहे हैं। हम बहुत द्रवीभूत हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं और बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर का यह सदस्य बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हम वसुधा को कुटुंब क्यों ना माने? पूरी धरती वसुधा जो रत्नों को धारण करने वाली है, वो पूरी कुटुंबकम, एक पूरा कुटुंब है। परिवार कुटुंब है, समाज कुटुंब है, देश कुटुंब है, पूरी धरती कुटुंब है। इतना अधिक विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का उपदेश और कोई ज्ञान परंपरा किसी भी देश की नहीं दे पाएगी जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और चिंतन परंपरा के माध्यम से व्यवहार सिखाती हुई हमें उपदेश देती है। और आज के युग में तो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, वर्तमान समय में वसुधैव कुटुंबकम की बहुत अधिक आवश्यकता है। मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे मनुर्भव, बार बार वैदिक उपनिषदों में कहा गया है, वेदों में और उपनिषदों में, मनुष्य बनो। मनुष्य और पशु में अंतर है। मनुष्य में जो बुद्धि है वो पशुओं से अधिक है, आप सब लोग पढ़ते हैं। मनुष्यों में जो साहित्य को पढ़ने की भावना है, साहित्य को समझने की भावना है, वो पशुओं से अतिरिक्त है। उसमें मेधा है, बुद्धि है, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति है जो वहाँ नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि मानव जन्म मिला है तो उसको एक कुटुंब की भांति जीना है, पूरी वसुधा को कुटुंब मानकर जीना है, विश्व बंधुत्व की बात करनी है, शांति की बात करनी है। और वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ही दर्शन और चिंतन परंपरा के माध्यम से यह सिखा देती है। हमारा जीवन दर्शन बहुत अधिक सकारात्मक भी है, इतना सकारात्मक है, अहिंसा परमो धर्मा। जीवन में अहिंसा, नैतिक मूल्य और शांति को हमेशा प्रेफरेंस दी गई है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और स्व के रक्षण की, स्व के परिचय की, आत्म परिचय और आत्मरक्षण को बहुत अधिक बल दिया गया है। उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को पीड़ित नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए स्व का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, अपनी समझ, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और यह दर्शन और चिंतन परंपरा हमें अपने आप से परिचित कराती है, हमें मानव होने का एहसास कराती है, हमें अपने संस्कारों से परिचित कराती है और हमारे अपने स्वत्व का दर्शन हमें कराती है। और यह स्वत्व का दर्शन ही बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन की जो अवधारणा है वो मनुष्य के सभी कर्म, उसके सभी कृत्य, उसके सभी प्रकार के प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्म, ब्रह्म और ईश्वर की अवधारणा, जीवात्मा और परमात्मा की अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा, और मैं कहूँ तो संपूर्ण जीवन पर आच्छादित है हमारा ये सारा दर्शन। हमारे संपूर्ण जीवन को अपने अधिकार क्षेत्र में लिए हुए है दर्शन। और भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र जीवन दर्शन की बात की गई है, संपूर्ण जीवन का दर्शन, जहाँ सुखी भी रहना है, सुखी रहने भी देना है। लिव एंड लेट लिव, यह सिद्धांत हमारे देश का है, मुख्य रूप से हमारे देश का है, क्योंकि बार बार कहा गया
पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, हम जिए और औरों को जीने दें। यह सिद्धांत हमारी दर्शन परंपरा का एक मुख्य सिद्धांत है। और कहा जाता है हम सबका आदर करें, सबका आदर करें। भारतीय चिंतन परंपरा कैसी रही है, जिसमें दर्शन और चिंतन दोनों विद्यमान हैं। अब सबका आदर करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, सब एक सहिष्णुता की भावना से रहें। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये भारतीय चिंतन परंपरा की, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है अपने आप को समझना और अपने अपने कर्म को समझना। जैसे भगवत गीता में कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। व्हाट इज योग? युज, युज धातु से बना है, जुड़ना, सायुज्य, अर्थात अपने कर्मों से जुड़ जाना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना। जो जो कर्तव्य सौंपा गया है उसे भागना नहीं है, उसको अपनाना है, उसको पूर्ण करना है, उसमें ऐसा तल्लीन हो जाना है कि वह कार्य सफल होकर रहे। कभी भी ऐसा ना हो कि वो कार्य विफल हो जाए। और सा विद्या या विमुक्तये, ये बार बार बताया गया कि विद्या हमारी कैसी हो, जो मुक्ति के लिए हो। बार बार विद्या अविद्या सभी का संपूर्ण विवेचन भारतीय चिंतन में किया गया। और शायद ही कोई ऐसा दर्शन हो जिसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष सभी को ना लिया गया हो। और एक सकारात्मक रूप से भारतीय चिंतन अपनी सारी पद्धतियों को स्पष्ट करता है। भारतीय चिंतन की कुछ मुख्य विशेषताएं तो यही हैं, सकारात्मक है, सबको साथ जोड़ने वाला है, समत्व की भावना से युक्त है और कर्मशीलता के क्षेत्र में बहुत अधिक आगे है। उसकी दृष्टि में, भारतीय चिंतन की दृष्टि में, जब तक कर्म नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। बिना दुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। ऐसा नहीं है कि पंखा की पौन जो है वह बिना डुलाए मिल जाएगी। पंखा तो हाथ से हिलाना ही पड़ेगा, है ना। और बार बार हमारी चिंतन परंपरा में, भारतीय चिंतन परंपरा में भी कहा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। इसी प्रकार कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मठ तो होना ही पड़ेगा, कर्मशील तो होना ही पड़ेगा। और हमारे उपनिषद भी कहते हैं, कुर्वन् एवि कर्माणि जिजीविषिक्षतं समा। यहाँ कार्य करते हुए व्यक्ति आगे अपने अपनी संसिद्धि को प्राप्त होते हैं। कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थितः जनक आदया। नियतम कुरु कर्म त्वम कहकर भारतीय चिंतन कर्मठता का संदेश देता है, समत्व का संदेश देता है। बार बार सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। और सामनवस्यम वा कृणोमि, मैं आपको एक जैसा करता हूँ। जहाँ उनको थोड़ी बहुत कमी नजर आती है वहाँ वैदिक ऋषि कह देते हैं, सामनस्यम सौहार्दम वह कृणोमि, मैं आप सबको सामनस्य से युक्त करता हूँ, सुजनता से, सामनस्य से, सौजन्य से, बहुत अधिक मित्रता से आप सबको मैं युक्त करता हूँ। तो ऐसा चिंतन, ऐसी व्यवस्था और किस भाषा में हमें प्राप्त होगी और किस ज्ञान परंपरा में प्राप्त होती है? वहाँ तो सब जगह मैं का वर्णन है। सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी भारतीय चिंतन परंपरा हम की बात करती है। हमको मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रही हूँ, हम की बात करती है। एक साथ मिलकर चलें, हम सब एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें, एक साथ मिलकर कार्य करें। और पश्येम शरदः शतम, ऐसा नहीं कि मैं 100 साल तक देखूं और लोग ना देखें, नहीं, बहुवचन में हमेशा कहा गया, पश्येम शरदः शतम, वयम स्याम पतयो रयिणाम। खाली मैं ही नहीं हो जाऊं, सभी लोग बहुत बड़े संपत्तियों के स्वामी बने। अग्ने नए सुपथा राय, बार बार जो वैदिक मंत्रों में भी उपासना की गई है, हम की बात की गई है, मैं की बात नहीं है। एक कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव अप्रोच और एक कलेक्टिव रिजल्ट। और जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, कलेक्टिव रिपोर्ट करते हैं, कलेक्टिव होकर अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो संघव शक्ति कलियुगे अपने आप बन जाता है। एकता में ही शक्ति है। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पूर्णतः संगठित लकड़ियों के समूह को
तोड़ने की सामर्थ्य किसी बाहर के व्यक्ति में नहीं होती। और वही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बार बार उद्घोष करती है कि हमें एक साथ रहना है, समत्व से रहना है, सहिष्णुता से रहना है और अपने कार्यों को करते हुए अपनी बात ईश्वर को हमेशा ही स्मरण करते रहना है। चिंतन परंपरा सकारात्मक भी है, दार्शनिक भी है और ईश्वर पर आस्था पर भी बहुत अधिक बल देती है। बहुत सकारात्मक है, बार बार पॉजिटिव बात करती है, नेगेटिव बात हमारी चिंतन परंपरा में है ही नहीं। ईश्वर पर अटूट विश्वास है और गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अधिक संबल हमें प्राप्त होता है। हमारी चिंतन परंपरा बहुत अटूट है, बहुत अडिग है और बहुत आगे चलने वाली है और यह हमारी ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद।